एक सिंपल सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए एक आम दिन है और कोई इंसान अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा है। स्क्रीन पर एक प्रोटेस्ट का वीडियो आता है या किसी कंट्रोवर्शियल कॉज के लिए क्राउड फंडिंग लिंक। बहुत कॉमन चीज है आजकल। राइट। और बिना ज्यादा सोचे वो इंसान उस पोस्ट को रीट्वीट कर देता है या शायद यूपीआई से एक छोटा सा डोनेशन कर देता है। अब सोचिए कि कुछ दिन बाद उस इंसान के दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। ओह वाओ। और चार्ज कोई छोटा मोटा पब्लिक न्यूसेंस का नहीं है। चार्ज सीधा देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को खतरे में डालने का है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। सुनने में तो ये लगता है जैसे किसी मूवी का प्लॉट हो। इतना सिवियर चार्ज सिर्फ एक डिजिटल शेयर पर। एग्जैक्टली। और यही हमारा आज का फोकस है। वेलकम टू द डीप डाइव। मैं आपकी होस्ट हूं और आज हम एक ऐसी रिपोर्ट और लीगल एनालिसिस को अनपैक कर रहे हैं जो इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सबसे बड़े बदलाव पर बेस्ड है। हमारा मिशन है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 को समझना। बिल्कुल। और स्पेसिफिकली हम BNS को उस प्रोविजन को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे जिसने कॉलोनियल एरा के सेडिशन लॉ को, जिसे आम भाषा में देशद्रोह कहते थे, ऑफिशियली रिप्लेस किया है। सही कहा। आज हमारा फोकस कंप्लीटली नए सेक्शन 152 पर होगा, जिसका टाइटल है एक्ट एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। राइट। तो चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सच में एक नया मॉडर्न लॉ है या फिर वही पुरानी शराब नई बोतल में। किसी भी नए कानून को समझने के लिए उसके फिलोसॉफिकल रूट्स को जानना जरूरी है ना। हाँ, कॉन्टेक्स्ट के बिना तो लॉ सिर्फ पेपर पर लिखे हुए शब्द हैं। देखिए, जो पुराना इंडियन पीनल कोड था IPC 1860, वो ब्रिटिश लीगल इमेजिनेशन का हिस्सा था। उनका प्राइमरी गोल प्रजा पर यानी उनके सब्जेक्ट्स पर कंट्रोल रखना था। बेसिकली 1857 की म्यूटिनी के बाद कोई डिसेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो। एग्जैक्टली। इसीलिए IPC में स्टेट के खिलाफ होने वाले क्राइम्स को सबसे ऊपर रखा गया था। क्राउन की प्रोटेक्शन सुप्रीम थी। लेकिन सोर्सेज हाईलाइट करते हैं कि BNS 2023 एक सिटीजन सेंट्रिक फ्रेमवर्क होने का क्लेम करता है। सिटीजन सेंट्रिक मतलब फोकस शिफ्ट हो गया है। हाँ, टेक्निकली। जैसे नए कोड में ह्यूमन बॉडी और विमेन या चिल्ड्रन के खिलाफ क्राइम्स को पहले चैप्टर्स में रखा गया है। सिंबॉलिकली ये दिखाता है कि इंडिविजुअल सेफ्टी अब सेंटर में है। ओके, दैट मेक सेंस। पर एक नेशन स्टेट को अपनी खुद की प्रोटेक्शन भी तो करनी पड़ती है, राइट? बिल्कुल करनी पड़ती है। स्टेट प्रोटेक्शन अभी भी एक क्रिटिकल पिलर है और यहीं पर एक बड़ा फिलोसॉफिकल शिफ्ट आता है। पुराने IPC 124A में एक स्पेसिफिक फ्रेज था, डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब सरकार के खिलाफ असंतोष। हाँ, वहां फोकस कंप्लीटली करंट गवर्नमेंट पर था। पर नए सेक्शन 152 में इसे बदलकर सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया कर दिया गया है। ओह, आई सी। सो बेसिकली फोकस एक पॉलिटिकल पार्टी या सरकार की वफादारी से हटकर एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नेशन स्टेट की तरफ शिफ्ट हो गया है। थियोरेटिकली अब सरकार की आलोचना करना ऑफेंस नहीं है। सही पकड़ा। थियोरेटिकली देश की यूनिटी को खतरे में डालना ऑफेंस है। सुनने में ये बहुत प्रोग्रेसिव लगता है, एक कॉलोनियल सब्जेक्ट से एक फ्री सॉवरेन सिटीजन तक का सफर। लेकिन क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन से ज्यादा वर्ड्स का ग्राउंड लेवल पर इंटरप्रिटेशन मैटर करता है। क्या सिर्फ गवर्नमेंट वर्ड को हटाकर सॉवरेनिटी लिख देने से मिसयूज रुक जाएगा? वही तो सबसे बड़ा सवाल है। चलिए इस सेक्शन 152 के एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। कानून में इसे एक्ट इज रियस कहते हैं, यानी फिजिकल एक्ट। यह सेक्शन उन एक्शंस को पिनलाइज करता है जो पर्पसली सेसेशन, आर्म्ड रिबेलियन या सबवर्सिव एक्टिविटीज को एक्साइट करते हैं। वेट, यहाँ डिजिटल एंगल भी तो ऐड हुआ है ना? मैंने पढ़ा था कि इसमें डिजिटल फुटप्रिंट्स को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। हाँ, ये एक बहुत डिफाइनिंग 21st सेंचुरी एडिशन है। कानून में एक्सप्लिसिटली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल मीन्स शामिल किए गए हैं। वाओ, तो एक वायरल सोशल मीडिया कैंपेन या ऑनलाइन क्राउड फंडिंग, उसको भी उतनी बड़ी थ्रेट माना जाएगा जितना फिजिकल आर्म्ड अपराइजिंग को? एग्जैक्टली। क्योंकि स्टेट अब समझ गया है कि थ्रेट्स सिर्फ फिजिकल बॉर्डर्स पर नहीं है। अगर लाखों व्हाट्सएप अकाउंट्स के थ्रू पैनिक फैलाया जाए तो वो एक पूरे शहर को पैरालाइज कर सकता है। राइट। सिस्टेमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल लेंस से देख रहे हैं अब। ये लॉजिकल मॉडर्नाइजेशन लगता है, पर एक प्रॉब्लम है। आपने अभी सबवर्सिव एक्टिविटीज मेंशन किया, इसकी डेफिनेशन क्या है? वेल, यही तो प्रॉब्लम है।
सेसेशन या आर्म्ड रिबेलियन की डेफिनेशंस तो काफी क्लियर है कानून में, पर ये जो टर्म है सबवर्सिव एक्टिविटीज, इसे पूरे बीएनएस में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। वेट, रियली? इतना बड़ा चार्ज और उसकी की टर्म अनडिफाइंड है? हाँ, और इस लीगल एम्बिग्विटी का ग्राउंड लेवल पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक बोर्ड पर लिखा है नो डेंजरस एक्टिविटीज अलाउड, पर डेंजरस क्या है ये ड्यूटी पर खड़ा पुलिस ऑफिसर डिसाइड करेगा। ओह वाओ! तो अगर कोई पीसफुल डेमोक्रेटिक लेबर स्ट्राइक हो रही हो या एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट किसी फैक्ट्री का रास्ता रोक लें, बिल्कुल, क्या उस इनकन्वीनियंस को सबवर्सिव एक्टिविटी बोला जाएगा? क्रिटिक्स और लीगल स्कॉलर्स इस बात से डीपली डरते हैं कि इस वेगनेस की वजह से सोसाइटी में एक चिलिंग इफेक्ट आएगा। चिलिंग इफेक्ट मतलब लोग डर के मारे सेल्फ सेंसरशिप करने लगेंगे, अपनी लॉफुल आलोचना भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये तो काफी स्कैरी है। बहुत स्कैरी है, और ये डर और बढ़ जाता है जब हम मेंस रिया यानी मेंटल स्टेट और पनिशमेंट्स को देखते हैं। पुराने लॉ में बिना किसी क्लियर इंटेंशन के लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। हाँ, सिर्फ फीलिंग्स ऑफ एलियनेशन पर। तो नया लॉ इसमें क्या कहता है? बीएनएस 152 एक्सप्लिसिटली कहता है कि एक्ट पर्पसली और नोइंगली होना चाहिए, यानी उस एक्ट को करने के पीछे क्लियर मकसद या नॉलेज होनी चाहिए। देखने में तो ये फॉर्मल इम्प्रूवमेंट लगता है, बिना इंटेंट के चार्ज नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बहुत बड़ा लीगल कैच है। पर्पसली और नोइंगली कानून में दो अलग टर्म्स हैं। पर्पस मतलब आपका गोल ही वही था, पर नॉलेज का मतलब है कि आपको बस पता था कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। ओके। तो अगर किसी का मकसद पब्लिक को भड़काना नहीं था, उसने सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल मैनिफेस्टो या वीडियो बिना कॉन्टेक्स्ट के फॉरवर्ड कर दिया। एग्जैक्टली, उसका मकसद देश तोड़ना नहीं था, पर प्रोसिक्यूटर्स ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि उसे नॉलेज थी कि ऐसा हाईली कंट्रोवर्शियल कंटेंट अनरेस्ट फैला सकता है। ये तो बहुत अजीब लूप होल है। डिजिटल फॉरवर्ड्स के जमाने में तो किसी को भी नॉलेज के बेसिस पर चार्ज किया जा सकता है। हाँ, और रिस्क तब और बड़ा लगता है जब पनिशमेंट्स को देखते हैं। पुराने लॉ में सेडिशन के लिए सजा आमतौर पर 3 साल तक होती थी और फाइन ऑप्शनल पर था। और नए सेक्शन 152 में अब बेस पनिशमेंट ये 7 साल से शुरू होती है और लाइफ इंप्रिजमेंट तक जा सकती है, और फाइन को कंप्लीटली मैंडेटरी कर दिया गया है। 7 साल से सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन मैंडेटरी। जब हम इन सब को एक साथ देखते हैं, अनडिफाइंड टर्म्स, डिजिटल ट्रैकिंग और हैवी मैंडेटरी पनिशमेंट्स, तो स्टेट पावर का दायरा तो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट और बड़ा हो गया है। राइट? रिफॉर्म के नाम पर पावर एक्चुअली एक्सपैंड हुई है, पर ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज को कंट्रोल कौन करता है? हमें ये याद रखना होगा कि आखिरी शील्ड हमारी जुडिशरी होती है। हाँ, कोर्ट्स। सेडिशन लॉज की हिस्ट्री में 1962 का केदारनाथ सिंह केस बहुत बड़ा माना जाता है, राइट? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फ्री स्पीच के लिए लाइन ड्रॉ की थी। बिल्कुल। उस केस ने क्लियर रूल सेट किया था कि जब तक इंसाइटमेंट टू वायलेंस, हिंसा भड़काने की कोशिश या पब्लिक डिसऑर्डर का क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर ना हो, स्पीच पर सेडिशन नहीं लग सकता। राइट। आलोचना अलाउ की थी जब तक वायलेंस ना भड़काई जाए। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या बीएनएस के नए सेक्शन 152 पर ये पुराना केदारनाथ प्रेसिडेंट लागू होगा? उसका टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। 2024 में तेजेंद्र पाल सिंह का केस आया था राजस्थान हाई कोर्ट में। क्या हुआ था उसमें? एक सिख प्रीचर ने फेसबुक पर प्रो खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह के लिए सिंपैथी पोस्ट्स की थी। पुलिस ने डिजिटल मॉनिटरिंग से उन पर नया सेक्शन 152 लगा दिया। हाँ, फिर कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने एफआईआर तुरंत क्वाश कर दी। कोर्ट ने डीपली नोट किया कि नए सेक्शन 152 और पुराने कॉलोनियल आईपीसी 124A में एक अनकैनी रिजेम्बलेंस है। अनकैनी रिजेम्बलेंस यानी दोनों लगभग सेम है नेचर में। हाँ, कोर्ट ने साफ कहा कि इस नए लॉ को नेशनल सिक्योरिटी की शील्ड की तरह यूज करना चाहिए, ना कि डिसेंट के खिलाफ एक तलवार की तरह। आर्टिकल 19(1)A की फ्री स्पीच प्रोटेक्शन अभी भी इंटैक्ट है। दैट्स अ ह्यूज रिलीफ। मैंने द वायर वाले केस के बारे में भी पढ़ा था, शायद 2025 का केस था। सही कहा। द वायर के एक सीनियर एडिटर पर असम पुलिस ने डायरेक्ट अरेस्ट वारंट इशू किया था उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए। मैटर सुप्रीम कोर्ट गया और वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दी ना? बिल्कुल। वहां सीनियर एडवोकेट्स ने उसे एग्जैक्टली रीपैकेज सेडिशन बोला। उन्होंने आर्ग्यू किया कि मिसयूज का मैकेनिज्म इसकी वेगनेस में पहले से बिल्ट इन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि बिना डायरेक्ट इंसाइटमेंट के जर्नलिस्ट को अरेस्ट करना गलत है। आई सी।
तो एसेंशियली ट्रांजिशन इस तरह हुआ है कि लॉ मेकर्स ने टर्म्स अपडेट कर दिए, गवर्नमेंट की जगह सॉवरेनिटी डाल दिया, पनिशमेंट्स ड्रेस्टिकली बढ़ा दी। पर जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज और फ्री स्पीच का टेस्ट वही पुराना 1962 वाला ही है। जुडिशरी अभी भी क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर को ही गाइडिंग लाइट मान रही है। टू कंक्लूड दिस डीप डाइव हम कह सकते हैं कि BNS 152 एक सिंपल रिपील या रिफॉर्म नहीं है, ये एक मॉडर्न रिकैलिब्रेशन है। पेपर पे नैरो लगता है मेंस रिया की वजह से, पर प्रैक्टिकली सबवर्सिव एक्टिविटीज की वेगनेस और डिजिटल इंक्लूजन के कारण ये बहुत ब्रॉड है। एक लीगल एनालिसिस ने इसके लिए बहुत बढ़िया फ्रेज यूज किया था, ओल्ड सोर्ड इन अ न्यू शीथ। वही पुरानी धारदार तलवार नई म्यान में। सही कहा। तो इसका एक आम नागरिक के लिए एक्चुअली क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि डिजिटल प्रेजेंस अब उतनी कैजुअल नहीं रही। कोई ऑनलाइन क्या लिखता है, क्या शेयर करता है, किससे फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, ये सब अब डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी लॉज के रेडार पर है। बिल्कुल। सरकार की आलोचना करना आज भी लीगली सेफ है, पर उस आलोचना या पोस्ट के वायरल होने पर जो लीगल रिस्क है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है। चार्ज लगा तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बात जा सकती है। एक सिस्टम में अलाउड पीसफुल डिसेंट और फ्री डायलॉग आहिस्ता आहिस्ता सफोकेट हो जाएगा। एग्जैक्टली। नेशनल सेफ्टी और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच का ये बैलेंस ही हर डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। सोचिए इस बारे में। कीप क्वेश्चनिंग द स्ट्रक्चर्स अराउंड यू एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।